Hello everyone, Jai Hind to all of you. So how's your preparation going on? उम्मीद करता हूँ सब कुछ सही चल रहा होगा और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। देखिए जो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ना, इसको आप मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास बोल सकते हैं, क्योंकि इस सिंगल क्लास से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट हिट होंगे आपके एग्जाम में। और वो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे ना, आपको खुद समझ आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं ना जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, या जब एक हम सीरीज के हिसाब से या टॉपिक के हिसाब से पर्टिकुलर वे में स्टडी करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, है ना। जैसे बॉर्डर हुए इंपॉर्टेंट, चैनल हुए, स्टेट हुई, ये सब चीज़ें ना हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से लिंक करके नहीं पढ़ पाते। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेंगी, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड हो या इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हो। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डांसेस हैं, स्ट्रेट हैं, बॉर्डर हैं, सभी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो और आप देखना PYQ के क्वेश्चन उठा के कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको PYQ वाली सीरीज में कितने क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हो रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी खरीफ क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप का जो सेशन होता है ना, वही 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? खरीफ, राबी और जायद, या जायद वाली को समर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप्स की, जिसमें कौन कौन सी हमारी कवर हो रही है, दैट इज राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंड नट। ये मेनली 6 हैं, बाकी और भी होती हैं 2-4, लेकिन जो मेन मेन है ना, ये है आपकी खरीफ क्रॉप्स के अंडर आती हैं। और जुलाई से अक्टूबर का इनका होगा टाइम पीरियड, यानी कि जुलाई के आसपास इनको क्या किया जाएगा, ऐसे बोया जाएगा, और अक्टूबर के आसपास इनको हार्वेस्ट किया जाएगा। और इनको साथ के साथ खरीफ क्रॉप होने के साथ में पैडी क्रॉप भी बोलते हैं, पैडी क्रॉप, ऑल्सो नोन एज पैडी क्रॉप्स। क्लियर हुआ? या आप इनको बोल सकते हैं मॉनसून क्रॉप्स। ये दो नाम भी आपको याद रखने हो सकते हैं, वो आपसे खरीफ क्रॉप्स ना पूछ के पैडी क्रॉप्स या मॉनसून क्रॉप्स के ऊपर सवाल पूछ लें। तो घबराना नहीं है, दोनों का सेम ही नाम होता है। क्लियर हुई बात? अभी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज राबी क्रॉप्स। इनका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर टू मार्च। ये इनका हार्वेस्टिंग का और बोने का टाइम होता है, अक्टूबर टू मार्च। इसमें कौन कौन सी कवर होती हैं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वीट, ओट, चिकपिया, मस्टर्ड, ब्रोकली एंड आलमंड्स। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, लोगों के पीछे छुप गया, एंड एलिमेंट्स। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये मार्च या अप्रैल के मंथ में आप बोल सकते हैं इनको हार्वेस्टिंग की जाएगी। क्लियर है? रबी क्रॉप में इतने इतना ही याद रखना है ना, बाकी सारी चीजें आप क्या उसके बारे में और क्या याद रखोगे, इनका सेशन याद रख लो, कौन से मंथ में इनको बोया जाता है, कौन से में काटा जाता है, मेन मेन इनको याद कर लो। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पता है क्या पूछ सकते हैं कि आपको जैसे दे दिया ओट, वीट, शुगर केन, है ना, साथ में मस्टर्ड। अब आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी रबी क्रॉप नहीं है ना। अगर आपको पता है तो आप क्लिक कर जाएंगे, और आपको नहीं पता है तो फिर पता ही नहीं है, तुक्के चलाएंगे वहाँ पे। तो ये अभी जितना भी हमारे पास टाइम बचा है, और जैसा कि आपको पता है ये क्रैश कोर्स है ना, तो जितना भी आपको इस क्लास में मिल रहा है ना, उसमें से छोड़ना आपको कुछ नहीं है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर पाए, हालांकि एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत मेरे हिसाब से इतनी एक्स्ट्रा बची नहीं है, क्योंकि अगर हमने किसी एक टॉपिक के बारे में बात की है ना, तो उसको कंप्लीट 360 डिग्री का ओवरव्यू लेके ही कंप्लीट किया है। क्लियर बात हुई? बाकी आप इनको करंट अफेयर से लिंक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज समर क्रॉप्स, उनको बोलते हैं जैद क्रॉप भी बोलते हैं, समर क्रॉप, है ना। अब समर क्रॉप में तो आपको पता ही है कौन कौन सी है। इनका टाइम पीरियड होता है मार्च टू जून।
मार्च से जून के मंथ के बीच में इनका टाइम पीरियड होगा। दैट इज वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड करेला, है ना, ये लोगों में छप गया। ये तीन मेनली, तीन नहीं बहुत सारी हैं, आपको पता है जितनी भी, है ना। देखिए वाटरमेलन है ना, जैसे जितनी भी गर्मियों में खाने की चीज़ आती है ना, बेसिकली लौकी और बहुत सारी चीज़ आती है ना, वो सारी समर क्रॉप्स के अंदर ही आएंगी, जैद क्रॉप्स के ना, और इनका टाइम पीरियड होगा मार्च टू जून। क्लियर हुई बात। ये था हमारा तीनों सेशन के रिगार्डिंग की जो हमारी फसल क्रॉप्स होती हैं वो बेसिकली तीन उसमें डिवाइडेड है। दैट इज कौन कौन सी, रिवाइज करेंगे अगर, खरीफ, राबी और जैद। अब इन तीनों के आपको जो जो यहाँ पे क्रॉप शो की गई है ना, आपको उनके नाम तो आपको मस्ट याद होने चाहिए। साथ में अगर आप एक आधा एक्स्ट्रा करना चाहें तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रेट। देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज स्ट्रेट। स्ट्रेट वो होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को एक कम डेप्थ वाला वाटर लेवल जब उनको मीट करे, ऐसे दोनों को कनेक्ट कर दे, है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा है, और या दो बड़ी वाटर बॉडीज को जो मिलाती है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पाक स्ट्रेट। हियर मैप, मैप आपके लिए ना हर स्लाइड में मैप ऐड करने की कोशिश की गई है, क्योंकि आजकल यूपीएससी मैप बेस खेल रहा है ना। आप रट लोगे, ऐसे पढ़ लोगे फैक्चुअल डाटा कहीं से भी उठा के, तो वो ठीक है, आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने मैप देखा ना अच्छे से, मैप में आपको दो चार चीज़ें फालतू ही पता लगती हैं, कम नहीं लगती, है ना। जैसे अभी अगर हम इस मैप की बात करें, पाक स्ट्रेट देखिए आप कहाँ पे है, ये रहा, दैट इज पाक स्ट्रेट। या तो दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा हो, या दो बड़े ओशियन को कनेक्ट कर रहा हो। क्लियर हुई बात। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, ये किन को कनेक्ट कर रहा है, बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी से, ठीक है। अभी ना इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, दैट इज, इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक प्रोजेक्ट है, दैट इज सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, ये हमारा सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो है ना, इसमें क्या किया जा रहा है कि जो हमारी शिप का रूट है ना, एग्जिस्टिंग रूट है, दैट इज ये वाला, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। इनको क्या करना पड़ रहा है कि श्रीलंका के ऊपर से घूम के आना पड़ रहा है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर लेवल है ना, वो इतना गहरा नहीं है कि उसके अंदर से हम ऐसे शिप को मूव करा सके। क्योंकि को पता है ना, जब हमने ओशन वाला पढ़ा था कि शिप के मूवमेंट के लिए भाई बहुत बड़ी बड़ी शिप होती है ना, बेसिकली कार्गो शिप ना, वो ऐसे खुले समुद्र में ही चल पाती है ना, छोटे या उछले पानी में या कम हाइट डेप्थ वाले पानी में नहीं चल पाएंगी, वो अटक जाएंगी। क्लियर बात हुई। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, कौन सी प्रॉब्लम है ये, लॉन्ग रूट वाली, इस लॉन्ग रूट वाली प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया है जिसका नाम है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। उसके अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है कि एक नया रूट क्रिएट किया जा रहा है ऐसे, यहाँ से पाक स्ट्रेट के थ्रू होते हुए बे ऑफ बंगाल, है ना। यहाँ पे एक पोर्ट है जो कि अभी तो बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ना, सेतु समुद्रम वाला, उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, जब पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। क्लियर हुआ। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, है ना, इसको इनोग्रेट किया गया था 2005 में, ये बस आपको याद रख लेना, ठीक है। बाकी तो चला आ रहा है बहुत लंबा, पता नहीं कब तक कंप्लीट होगा कब नहीं होगा, लेकिन जब हमने स्टेट के बारे में बात की है तो हो सकता है आपसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लें, इसलिए आपको ये जानना जरूरी था। क्लियर हुई बात। इसके बनने के बाद क्या होगा, ये ऐसे श्रीलंका के ऊपर से घूम के आने का ना जो कई 100 किलोमीटर लंबा रूट पड़ रहा है, वो खत्म हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से एंटर कर पाएंगे और इन दो देशों के बीच से होते हुए ऐसे हो जाएंगे। इससे ना बहुत कुछ फायदा होगा, हमें भी होगा, साथ में श्रीलंका को भी होगा। बेनिफिट तो है, लेकिन कुछ थ्रेट्स भी हैं, है ना। जैसे यहाँ की कोरल रीफ या मरीन के आसपास जितनी भी बायोडाइवर्सिटी वाले रीजन है, उसमें हमने पढ़े थे बायोडाइवर्सिटी वाली क्लास में, वो यहाँ से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, है ना। क्योंकि जब मोमेंटम होगा यहाँ पे शिप्स का, तो क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, बहुत तरह का पोल्यूशन बढ़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं ना, अभी उस पर नहीं जाते, बस आप एक नाम याद रखना, सेतु समुद्रम 2005, दैट्स इट। क्लियर हुआ। पाक स्ट्रेट कहाँ से कहाँ है। द नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें डुंकन पास 10 डिग्री और 8 डिग्री, इनसे ना क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आप मैप देख पा रहे हो, दैट इज डुंकन पास। कहाँ पे है डुंकन पास, ये रहा डुंकन पास। ये किस किस को सेपरेट कर रहा है, साउथ अंडमान, दैट इज साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। देखो ये रहा लिटिल अंडमान एंड, सॉरी, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। इनके बीच में जो पासेस है ना, पास यानी कि
पास के बारे में आपको पता ही होगा क्या होता है, हमने फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ा था। जो दो बड़ी जगह के बीच में एक छोटा सा नैरो एस्केप रीजन होता है ना, उसे बोलते हैं पासेस, है ना। ये इसको बोलते हैं डुंगन पास, जो अलग करता है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान को। तो नेक्स्ट इज 10 डिग्री चैनल। कहाँ पे है 10 डिग्री? ये 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा है लिटिल अंडमान एंड निकोबार को। ये लिटिल अंडमान और निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। 10 डिग्री याद हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा 8 डिग्री। 8 डिग्री अलग कर रहा है मिनिकोय को मालदीव से। कहाँ पे 8 डिग्री? देखो ये 9 डिग्री है, ये 8 डिग्री है। 8 डिग्री अलग कर रहा है हमारा मिनिकोय को मालदीव से, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ ले 9 डिग्री किसको कर रहा है? 9 डिग्री कर रहा है कावारात्ती को मिनिकोय से। क्लियर हुई बात? ये 4 चैनल बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं, इनसे इनडायरेक्ट क्या आएंगे, लेकिन जब आते हैं ना तो आपको घुमा देंगे, क्योंकि आप 1 डिग्री में ही खेल जाओगे अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा ना। यहाँ पे मैप ऐड करने का मेन मोटिव यही है ताकि चीज़ें आपको भूले ना। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट बात करते हैं हम। 2-3 चैनल हैं जो हमारे, जिसमें सबसे पहले है हमारा इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल आपने बहुत सुना होगा, है ना। ये किस किस को सेपरेट करता है? इंग्लैंड और इसको फ्रांस। इंग्लैंड को फ्रांस से सेपरेट कर रहा है। देखिए ये एक बड़ा कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल लैंड मास है, इधर भी एक बड़ा कॉन्टिनेंट है ना। इन दोनों के बीच से जो इनको सेपरेट कर रहा है, भाई इन दोनों को सेपरेट सेपरेट क्यों है ये? अगर आपसे कोई पूछे कि ये सेपरेट क्यों है, क्योंकि इनके बीच में क्या रहा है, एक वाटर बॉडी आ रही है ना। और वो वाटर बॉडी, उसका एक हमने नाम रख दिया, दैट इज इंग्लिश चैनल। तो अभी हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। क्लियर बात हुई? उसके बाद अगर हम बात करेंगे कौन सा, फ्लोरिडा कीज। फ्लोरिडा कीज किस किस को अलग कर रहा है? आप देख सकते हैं मैप में, फ्लोरिडा सॉरी और क्यूबा। आपको ना ये नाम याद रखना है कि कौन सा किसको अलग कर रहा है, बस, और कुछ नहीं याद करना। मैप इसलिए ताकि अच्छे से याद हो, बहुत ज़्यादा है, बड़ी टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। बस ऐसे 2-3 बार देख लोगे तब भी याद हो जाएगा। द नेक्स्ट इज ब्रिंग स्ट्रेट। ब्रिंग स्ट्रेट किस किस को सेपरेट कर रहा है? रशिया टू यूएस से। अलास्का, अलास्का किसका पार्ट है? यूएस का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में देखो ये है ना, ये यहाँ पे ये वाला एक बॉर्डर, ये वाला, इन दोनों के बीच से जो गुजर रहा है उसको बोलते हैं ब्रिंग स्ट्रेट। और ये सेपरेट कर रहा है रशिया टू अलास्का, दैट इज द पार्ट ऑफ यूएस से। क्लियर हुई बात? अभी इसके साथ आपको एक चीज और पता लग गया कि यहाँ पे ब्रिंग सी है ना। अब ब्रिंग सी है, आपको पता है कि अलास्का है। अब आपको इस चीज को अगर लिंक करना हो ओशियन करंट से, वहां से आप बहुत इजीली करंट को लिंक कर सकते हैं। क्लियर है ना बात? एटलस खोल के देखना इसलिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, दैट इज बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट, अब आप इसमें देख के बताइए कहाँ पे है भाई बास स्ट्रेट? दैट इज ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये हमारा इंडियन ओशियन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये देखिए ये बास स्ट्रेट। देखा आपको ये ना, अप्रोक्सीमेट 500 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस है इसका, 500 किलोमीटर। आपको देखने में लग रहा होगा बहुत छोटा सा, बहुत छोटा नहीं है, 500 किलोमीटर के आसपास लंबा है बास स्ट्रेट। ऑस्ट्रेलिया में लाई करता है, यानी टोटली ऑस्ट्रेलिया को ही आपस में कनेक्ट करता है ना। क्या आप बोल सकते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया का एक पार्ट है, उसके बीच से ओशन फ्लो कर रहा है। तो उस पार्ट को, ऑस्ट्रेलिया के पार्ट को, रिमेनिंग पार्ट को मेन लैंड ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करने वाला कौन सा स्टेट है? दैट इज बास स्ट्रेट। ऐसे याद कर लेना, ए बी, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से बास स्ट्रेट। क्लियर है? ठीक है। अभी हम बात करेंगे दैट इज कौन सा, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। देखिए ये रहा गिब्राल्टर, यूके, यूके के अंडर आता है ये। और ये क्यूटा, ये आता है स्पेन के अंडर। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर किस किस को सेपरेट कर रहा है? स्पेन टू मोरक्को। अल्जी देखो नहीं कर रहा, ये देखो ये बॉर्डर दिख रहा है ना, ये है मोरक्को वाला पार्ट, ये वाला, और ये वाला है स्पेन वाला, ठीक है। और 2 सी को वेला कर रहा है, कौन कौन सी? अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी। इनके बीच में तो लाई कर रहा है ना, देखो ये रहा स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। ये क्या है? पोर्चुगल, यहाँ से पोर्चुगीज आए थे जो सबसे पहले इंडिया में आए थे, है ना। अब आप वर्ल्ड मैप खोल के देखो पॉलिटिकल वाला, आप उसमें देखो, आप इन्हें अगर
इंडिया जाना होगा तो ये कैसे गए होंगे, ये मत बताना कि यहाँ से जाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक नहीं पता था कि इंडिया यहाँ पे है, खोज करने निकले थे ना। खोज करने में और पहले से पता होने में बहुत डिफरेंस होता है। अगर हमें इन्हें पहले से पता होता कि इंडिया यहाँ कहीं है तो ये अपना ऐसे बता सकते थे कहीं को, लेकिन बाद में ऐसे करके आइए, मतलब खोज से खोजते निकले ना। क्लियर हुआ स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। अब हम बात करते हैं इसकी, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये देखिए आप, ये देखिए ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ से क्लियर। अभी आपसे कोई पूछे अगर ये दो देश के बीच में लाई कर रहा है, कौन कौन से के बीच में लाई कर रहा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनको अलग कर रहा है। और अगर दो ओशन की बात करें तो कौन कौन से ओशन को अलग कर रहा है, दैट इज इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। क्लियर है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जूम आउट करके देखो, ये रहा ये मैप, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, ये वाला मैप है ना। ये पैसिफिक ओशन, दैट इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से सेपरेट करता है स्टेट ऑफ मलाक्का। क्लियर बात है, ये आपको याद होना चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी इंडिया के रिगार्डिंग या इंडिया के नज़दीक होगा ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात हुई। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट ऑफ मैगिलियाना। अच्छा, इसमें आपको कहीं स्टेट ऑफ मैगिलियाना जैसा कहीं कुछ दिख रहा है, अभी दिखेगा देखो, ये देखो, ये देख पा रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ये ना एक तरह से भूल भुलैया बनी हुई है। देखो ये छोटे छोटे ओशन का पानी आ रहा है ना ऐसे, और ये किस चीज़ का पार्ट है, ये यूएस से, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका, सॉरी यूएस से नहीं है, साउथ अमेरिका वाला पार्ट है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है। अभी ये किस किस को अलग कर रहा है, मैगिलिना, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। कहाँ पे है इसमें पैसिफिक ओशन, देखो ये रहा पैसिफिक ओशन और ये रहा अटलांटिक ओशन। अभी इनको अलग कैसे कर रहा है, या इन दोनों को कनेक्ट कैसे कर रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं ना। ऐसे कर रहा है, आप देखो ये हमने यहाँ पे लिंक किया, इसको इसको इधर मिला दो, इसको मिला दो इधर। इसको मान लिया हमने कि भाई ये जो हमने ऐसे लाइन ड्रॉ की है ना, ये वाला सारा पार्ट है पैसिफिक ओशन का, और उसके दूसरे वाला सारा पार्ट है अटलांटिक ओशन का। तो इन दोनों को, अगर अटलांटिक ओशन से आपको पैसिफिक ओशन आना है ऐसे किसी स्टेट के थ्रू, तो कौन सी होगी, दैट इज स्टेट ऑफ मैगलियान। ये देख पा रहे हैं ना, अभी ये छोटी छोटी सी, यहीं से आपको आना हो। क्लियर हुई बात। बस ये नाम याद रख लेना कि किसको किससे कर रहे हैं ना, क्या है क्यों है, वो सब आपसे कोई नहीं पूछने वाला। क्लियर बात हुई। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, डेवोर, डोवर, स्टेट ऑफ डोवर। स्टेट ऑफ डोवर है ना, ये किस किस को सेपरेट कर रही है, ये ब्रिटेन कहाँ पे है, ये रहा यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोप। यूरोप का कौन सा देश, फ्रांस। और ये हमारा ब्रिटेन वाला पार्ट। तो इनको कौन सेपरेट कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ डोवियर। और इसी के पास में आप देख सकते हैं क्या, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल भी तो किसी को सेपरेट कर रहा था, किसको कर रहा था, बताओ दोबारा, इंग्लैंड एंड फ्रांस को ही कर रहा था ये भी। क्लियर हुई बात। अभी आपको एक चीज अलग से याद रखनी है, ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि दो चैनल एक साथ आ गए हैं। एक तो इंग्लिश चैनल हुआ और एक हुआ अपना स्टेट ऑफ डोवियर। ये दोनों किसके बीच में लाई करते हैं, इंग्लैंड एंड फ्रांस। याद रहेंगे, इंग्लिश चैनल और स्टेट ऑफ डोवियर दोनों लाई करते हैं फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। क्लियर हुई बात। अभी हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट, एक और नहीं, हमने सारे ही किए हैं ठीक, ए टू जेड हमने सारे कवर किए हैं जितने मैक्सिमम कवर कर सकते थे। अगर एक आधा आपको ऐसे लगे कि कोई छूट गया है तो आप उसमें अपने एटलस में देख के उसको ढूंढ निकालिए और कमेंट सेक्शन में चिपका दीजिए, हम फिर उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है। अभी अगर हम बात करेंगे डेविस स्ट्रेट, दिख रही है ना डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट किसकी को सेपरेट कर रही है, एक तो ये आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, दैट इज ग्रीनलैंड, एंड इधर कौन सा है, कनाडा। कनाडा और ग्रीनलैंड को सेपरेट करता है या कनेक्ट करता है कौन, डेविस स्ट्रेट। ठीक है। और यहाँ पे हमारी डेनमार्क स्ट्रेट,
ये किसको कर रही है? आइलैंड को डेनमार्क से। क्लियर हुई बात? एक चीज के साथ आपको एक चीज फ्री मिली, क्यों? क्योंकि आपने मैप देखा। अगर आप ऐसे फैक्चुअल डाटा कहीं से रैंडम पढ़ रहे होंगे ना, बिना हेल्प से, बिना मैप की हेल्प के, तो कुछ चीजें आपको याद रहेंगी, कुछ भूल जाओगे। लेकिन अगर मैप आपकी आंखों के सामने ना, तो कभी नहीं भूलोगे। इधर हुआ हमारा बैफियन बी। क्लियर हुई बात? अभी आपका मेन काम देखो, चलो ठीक है, इसमें आपको एक होमवर्क है, इसमें नहीं, हर स्लाइड में आपका एक होमवर्क है। आपको क्या ढूंढना है? इनके आसपास फ्लो करने वाले करंट ढूंढने हैं। ठीक है, कौन से करंट कहां से फ्लो कर रहे हैं और उनके नाम क्या क्या है, और उन्हें कनेक्ट करना है कि कौन सा कॉन्टिनेंट के साथ फ्लो कर रहे हैं और कौन सा वहां पे स्टेट बन रहा है या कौन सा चैनल बन रहा है। ये हुआ आपका काम। क्लियर है? अभी अगर हम बात करेंगे कौन सी की, डार्की पासिस। डार्की पासिस किस किस के बीच में लाई कर रहा है? दैट इज साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है डार्की पासिस, साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, हमारे स्ट्रेट जो हमारी वाटर बॉडी से रिलेटेड जितने भी बाउंड्री थी, डिग्री चैनल थे या पासेस थे, हमने कंप्लीट कर लिए। अभी हम बात करते हैं बॉर्डर लाइन की। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बॉर्डर लाइन, दैट इज मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में लाई करती है? दैट इज लाई बिटवीन इंडिया एंड, ये देख पा रहे हैं आप, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, क्या हुआ था 1962 वाली जो वॉर हुई थी ना, इसमें चाइना ने मैकमोहन लाइन का ही वोलेशन किया था, है ना। ये इसको मानते हुए, मतलब इसका वोलेशन करते हुए अंदर घुस आए थे ऐसे अरुणाचल वाले प्रदेश में। क्लियर बात हुई? मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में लाई करती है? ये हमने इंडियन ज्योग्राफी वाले के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर किए अच्छे से, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि आप भूलें ना। द नेक्स्ट इज रेड क्लिफ। रेड क्लिफ पार्टीशन लाइन 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था, बंटवारे के टाइम पे खींची गई थी। और इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं, जो हमारा बांग्लादेश के साथ वाला रीजन है ना, उसके साथ भी खींची गई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, अब देख सकते हैं, और ये वेस्ट पाकिस्तान था। लेकिन बाद में जब इन्होंने कुछ हरकतें ऐसे की, तब जाके ये एक अलग कंट्री बनाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। क्लियर हुई बात आपको? रेड क्लिफ याद रहेगा, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ भी है। दोनों बॉर्डर का नाम रेड क्लिफ ही है। क्लियर हुई? अभी अगर हम बात करें डूरंट लाइन, डूरंट लाइन किस किस के बीच में लाई करती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्लियर है? डूरंट लाइन ड्रॉ की गई थी 1893 में। क्लियर हुई बात? अभी हम बात करते हैं पैरेलल, है ना। जो पैरेलल पे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन आया कि भाई 49th पैरेलल लाई बिटवीन, तो कनाडा एंड यूएसए, यूएसए और कनाडा को कौन सेपरेट करता है? 49th पैरेलल एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों का बॉर्डर डिक्लेयर करती है। 49th पैरेलल ऐसे निकल गई कि भाई ये आपका कनाडा हुआ, ये हमारा यूएसए हुआ, ऐसे बॉर्डर सॉरी, ऐसे बॉर्डर क्रिएट हुए। ठीक है, नेक्स्ट इज 38 पैरेलल, 38 डिग्री पैरेलल। 38 पैरेलल सेपरेट करती है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से। हाँ, ये वही वाले नॉर्थ कोरिया है, समझ नहीं होंगे आप, है ना। ये इनकी कैपिटल है प्योंगयांग और सियोल, ये चाइना के साथ इनका बॉर्डर है ना। इनको ना आप एक काम करना है, जब भी आप पढ़ रहे हो ना, वर्ल्ड मैप में या वर्ल्ड एटलस जो है ना पूरा, उसमें जिसमें वर्ल्ड का पूरा पॉलिटिकल मैप है, उसको आपको खोल के रखना है, और इनके आसपास के सी, है ना, कंट्री, जैसे चाइना हुआ, ये कौन सी कंट्री का पार्ट है, ये कौन सी कंट्री का पार्ट आ रहा है ना, ये कौन सी सी है या ये कौन सा ओशियन है, ये आपको ढूंढना है। उससे क्या होगा, आपकी एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा ना, तो चीज़ों को आप भूलोगे नहीं और दो चार चीज़ें आपको एक्स्ट्रा याद होंगी। अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछे ना आपसे, तो भी आप फंसोगे नहीं, सीधी सी बात ये। नेक्स्ट बात करें अगर 17th पैरेलल, 17th पैरेलल लाई बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। क्लियर बात हुई? ये देखो, ये सारा साउथ वियतनाम वाला पार्ट है और ये नॉर्थ वियतनाम वाला पार्ट, दैट इज 17th पैरेलल। देखो, जैसे गल्फ ऑफ टोंकिंग है ना, ये साउथ चाइना सी है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, यानी कि यहाँ पे आसपास का ही थाईलैंड है। अगर आप कंप्लीट मैप देखोगे तो आपको सब पता लगेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। उसके बाद है 20th पैरेलल। 20 पैरेलल जो है वो लीबिया और सूडान को सेपरेट करती है।
ना, ऐसे कहीं से ऐसे करती हो। ये लीबिया और सूडान को सेपरेट करते हैं 20th पैरेलल। आपको बस नाम याद रख लेना है कि भाई कौन सी पैरेलल किसको सेपरेट कर रही है। एक लाइन है हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन का आपने अभी रिसेंटली न्यूज में सुना होगा। हिंडनबर्ग आर्टिकल छपे थे न्यूज़पेपर से रिलेटेड, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इंडिया में एक बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट के शेयर डाउन चले गए थे, है ना। वो हिंडनबर्ग कहाँ पे है? जर्मन। किसको किससे अलग करता है ये हिंडनबर्ग वाला? पोलैंड को जर्मनी से। ये वाला पार्ट हमारा फ्रांस है, ये पोलैंड है, ये पोलैंड है, ये हमारा जर्मनी है। ठीक है। द हिंडनबर्ग लाइन सेपरेट किसको करती है? पोलैंड एंड जर्मनी। ये हम आप सबके बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, है ना। इसको 2-3 बार देख लेना, कहीं पे लिख लेना, साथ में नोट कर लेना, जैसे भी आप रिमेंबर कर पाओ वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी पर शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए 3 चीजें होती हैं, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क। इसमें क्या है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना वो लेस रेस्ट्रिक्शन, इसमें रेस्ट्रिक्शन कम होंगे, लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें थोड़े मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन होंगे, लेकिन जो नेशनल पार्क है उसमें हैवी रिस्ट्रिक्शन होंगे। अगर हम इनका एक डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बना पाएंगे? 1 2, है ना। अब आप इसको ऐसे समझो, ये वाला है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि यहाँ पे लेस रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है भाई, आप इसमें इतने में एरिया में जा सकते हो, रह सकते हो, रेजिडेंस कर सकते हो, बशर्ते आपकी कुछ कंडीशन होती हैं वो गवर्नमेंट की कैटेगरी टाइप उसके हिसाब से। फिर उसके अगर हम इनर जोन में आएंगे तो दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। भाई आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस तो हैं, लेकिन वो थोड़े मॉडरेट कर दिए गए। मॉडरेट इन द सेंस कि उनको थोड़ा सा बेंड कर दिया गया है, ताकि बिल्कुल भी एक तरह से क्लोज ना हो चीज़ें। ताकि अगर आपको रहना, बहुत से लोग हैं जैसे ट्राइब्स हैं, भाई उनको तो हमें तो यहीं रहना है, अब कर लो क्या करो, क्योंकि हमारा जंगल है, आप हो कौन, है ना। वो सदियों से हमारे तैयार है। तो क्या होता है, थोड़ा सा जो रिस्ट्रिक्शन है ना उनको मॉडरेट कर दिया जाता है, कि बीच का रास्ता निकालना बोलते हैं जिसको, वो निकाल लिया। कहाँ पे? बायोस्फीयर रिजर्व में। लेकिन जो नेशनल पार्क है, अगर किसी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया तो वहाँ पे हैवी रिस्ट्रिक्शंस हैं। वहाँ पे आपको एंटर होने से पहले भी परमिशन लेनी पड़ेगी, वहाँ पे जाके रहना तो बहुत दूर की बात है। और वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान ही आपको एंट्री मिलेगी। क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलिए, कोई एक नेशनल पार्क ले लिया, जैसे मान के चल रहे हैं कोई टाइगर के लिए है ना, कान्हा नेशनल पार्क है, कोई सा भी नेशनल पार्क ले लिया, तो जो एनिमल होते हैं ना उनका मूड डिपेंड होता है सीजन पे ना, जो उनके प्रजनन का टाइम होता है, या उनके बहुत सारी चीज़ें नेचर के हिसाब से चलती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 24 घंटे वहाँ पे अनुमति दें। बहुत बहुत बार ऐसा टाइम भी होता है कि आपको एंट्री बिल्कुल क्लोज है नेशनल पार्क। अगर वहाँ पे किसी एक खास तरह के जानवर है ना, और उनके, आप सीधे सीधे समझो, मैं ऐसे समझो, नेशनल पार्क जिस पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए बनाया गया है ना उसके मूड पे डिपेंड करेगा। अगर वो सही मूड में है तो नेशनल पार्क के गेट ओपन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्लियर बात हुई? इसको आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है। अभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसमें कैटेगरी 4th टाइप का प्रोटेक्टेड एरिया होता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें MAB प्रोग्राम किए जाते हैं। MAB का मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम रन किए जाते हैं बाय यूनेस्को। और जो हमारा नेशनल पार्क है उसमें कैटेगरी 2 ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, कैटेगरी 2 के लेवल का प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जबकि वाइल्ड लाइफ 4th लेवल का है। प्रिजर्व एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एटसेट्रा, इसमें जो है प्रिजर्व किए जाते हैं एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड एटसेट्रा सभी। लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें प्रोटेक्ट किए जाते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए डेजिग्नेटेड एरिया। देखिए बायोडाइवर्सिटी से क्या मतलब है, अभी शायद लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास में हमने बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड बहुत अच्छे से पढ़ा था। मान के चल रहे हैं ये इंडिया कोस्ट है, कोस्ट मान लिया मैंने फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी इन द सेंस ये कुछ ऐसी जगह है कि सर्दियों पे यहाँ से कोई खास तरह की पक्षी आते हैं, वो यहाँ पे आके प्रजनन करते हैं या कुछ भी करते हैं, मतलब वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहने आते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, उनके हिसाब से इस जगह को हमने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया कि भाई हमने इस एरिया को उस पर्टिकुलर बर्ड्स के लिए या उस पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए, किसी के लिए भी रिजर्व कर दिया कि भाई ये उन लोगों का आने का एरिया है, आप इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इंटरफेयर नहीं कर पाओगे। क्लियर है। लेकिन जो नेशनल पार्क हैं जैसे फ्लोरा, फूना, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, ये नेशनल पार्क में
प्रिजर्व किए जाते हैं। फ्लोरा फौना के बारे में आपको पता होगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना। फ्लोरा फौना एक पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर वैरायटी होती है जो आपको सिर्फ एक जगह पे ही देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम ले लें, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में आपको एक पर्टिकुलर टाइप का टाइगर देखने को मिलेगा, वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो, जैसे बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बंगाल में देखने को मिल रहा है ना, सुंदरबन डेल्टा वाले एरिया में, वो आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो वो कौन सी कैटेगरी के अंडर आता है? दैट इज फ्लोरा एंड फौना। ये एक कैटेगरी होती है एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। क्लियर हुई बात? तीनों में डिफरेंस समझ आया? व्हाट इज वाइल्ड लाइफ, व्हाट इज बायोस्फीयर, व्हाट इज नेशनल पार्क। अगर आपको ये चीजें क्लियर है ना, तो इससे आप क्वेश्चन को वैसे ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमसे पूछना क्या चाह रहा है। क्लियर है? अभी हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। देखिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें 5 न्यूली एडेड है और 13 पुराने। बस आपको इनकी नाम और लोकेशन याद करनी है। देखिए नाम और लोकेशन मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, साथ में पॉलिटिकल मैप ओपन करना है, और जैसे जैसे यहाँ पे मार्क हो रहा है ना, बस आपको देखना है कि भाई ये कौन सा स्टेट है। जैसे नंदा देवी है, अब आपसे कोई पूछे कौन सा स्टेट है, कौन सा है? उत्तराखंड। भाई नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा उत्तराखंड में है। क्लियर है? दूसरा हमने बात करती नो क्रीक, ढूंढो कहाँ है दूसरा नो क्रीक? ये रहा नो क्रीक। अब बताओ नो क्रीक कौन सी स्टेट में है? ये अभी आपको सारे आपको बताने हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बता दिया तो आप एटल्स खोलने से रहे। तीसरा है हमारा मानसा, ये रहा तीसरा भी हमारा यहीं पे मानसा। द फोर्थ इज दिब्रू सेखावा, दिब्रू सेखावा। फिफ्थ इज दिबांग, दिबांग, ये रहा। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से कोई एक रिवर भी एंटर होती है ऐसे, कौन सी रिवर है वो आपको पता होना चाहिए। चीज़ों को लिंक करना है ऐसे कि भाई उसी स्टेट में हमने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा है, तो साथ के साथ क्या करना है, उसके जो मेन रिवर है वो देख लो। चीज़ों को ऐसे लिंक करके तो याद कर पाओगे, ऐसे तो वरना पढ़ोगे और भूल जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट इज सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ पे है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये रहा सुंदरबन। सेवंथ गल्फ ऑफ मन्नार, कहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार? ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। 8 नीलगिरी, वेयर इज द नीलगिरी? ये रहा नीलगिरी। स्टेट आपको बतानी है कि कौन कौन सी स्टेट है। ठीक है। 9 ग्रेट निकोबार, ये रहा ग्रेट निकोबार। 10th सिमिलिपल, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेरा 10th सिमिलिपल, ये कौन सी स्टेट में लाई करता है? 11th खांग खांगजोगांग, का ना नाम भी बड़ा अजीब सा है, तो ये रहा वहाँ पे, ये रहा देखो, ये रहा। ये कौन सी स्टेट है? पता होनी चाहिए आपको ये कौन सी स्टेट है, और इसका किस किस के साथ बॉर्डर लग रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर किस देश के साथ ये बनाती है अपनी। ठीक है। 12th पचमारी, पचमारी कहाँ पे है? 12th पचमारी, ये रहा बिल्कुल बीचों बीच में इंडिया के। 13 अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई। जैसे कि कुछ कुछ स्टेट आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे, लेकिन जो बीच वाले हैं ना उनमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा, उनको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, फिर कभी नहीं भूल पाओगे आप बायोस्फीयर रिजर्व। नाम सुनते ही आपको ऐसे याद आएगा कि ये तो वहां था। और अगर फिर भी आपको लग रहा है ना डर कि हम भूल जाएंगे, एक बार पढ़ना, मैप में देखना, फिर बंद करके रख लेना, फिर खोलना है फिजिकल मैप, ठीक है, इंडिया का, वहां पे ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि वहां पे आपको ऐसे ऐसे ये बॉर्डर खिंचे हुए नहीं मिलेंगे फिजिकल मैप में। रफली आप इसके आसपास भी अगर लाई कर पा रहे हो ना तो बहुत अच्छा है, आप एग्जाम में इसको रिमेंबर कर पाओगे। क्लियर है? जो हमारे न्यूली एडेड है उनकी बात करेंगे। 14 अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक, ये कंप्लीट नाम है, अचानक मार अमरकंटक। ये रहा अमरकंटक की पहाड़ियों के बारे में सुना होगा आपने, जब फिजिकल फीचर्स के बारे में बात की थी हमने। 15 कच्छ, कच्छ से क्लियर हो गया, कहाँ पे? ये रहा कच्छ, गुजरात। 16 कोल्ड डेजर्ट, ये रहा कोल्ड डेजर्ट, देखो ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन सीन है ना। अब आपको इसको अच्छे से क्लियर करना है कि ये कौन सी स्टेट में लाई करता है और आज की में, है ना। आपको पता है ना यहाँ पे कुछ ऐसे दो स्टेट, दो यूटी बनाई गई है, आपको डिफाइन करना है कि ये कौन से यूटी के अंडर आ रहा है, कौन सा वाला? कोल्ड डेजर्ट। क्लियर है? 17 शीशचलम, शेषाचलम, कहाँ पे? शेषाचलम, ये रहा शेषाचलम। एंड 18 पन्ना, ये रहा पन्ना। क्लियर हुए? बायोस्फीयर रिजर्व क्लियर हुए आपको? 18 के 18 मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको इजीली याद हो जाएंगे अगर आपने बिल्कुल ऐसे कर लिया जैसे आपको भी बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम चीज करनी है आपको टाइगर रिजर्व के साथ, टाइगर रिजर्व इन इंडिया।
देखो टाइगर रिजर्व के साथ आपको क्या करना है, इनको ना ऐसे याद करना है नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि क्वेश्चन पता है कैसे आ रहे हैं आजकल। यूपीएससी आपके साथ खेल रहा है, उसने क्या बोल दिया आपको, एक दे दिया कि बांदीपुर नेशनल पार्क दे दिया, बांदीपुर टाइगर रिजर्व दे दिया, कान्हा टाइगर रिजर्व दे दिया, ठीक है, और एक सरिस्का टाइगर रिजर्व दे दिया, और एक साथ में आपको क्या दे दिया, राजाजी टाइगर रिजर्व दे दिया। अब आपसे पूछा कि भाई इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, कैसे करोगे? आपको पता तो है कि भाई हाँ ये टाइगर रिजर्व है, लेकिन अगर आपने मैप नहीं देखा, इसको अच्छे से नहीं पढ़ा, इसको एनालाइज नहीं किया, एनालाइज इन द सेंस आपको ढूंढा नहीं खुद से कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ लाई करती है, तो कैसे याद कर पाओगे? मेन फंडा यही है, हर बार मैं बार बार इस चीज़ पे इसीलिए फोकस कर रहा हूँ। अगर आपने एटलस में भारत हासिल कर लिया ना, तो ज्योग्राफी तो आपके उंगलियों पे हो जा रही है। ज्योग्राफी कुछ नहीं है अगर आपने एटलस पढ़नी आ गई, एटलस रीड करनी आ गई। क्लियर है? अभी सारे ए टू जेड तो हम इनको वन बाई वन नहीं जा पाएंगे, ऐसे आपको इंपोर्टेंट सभी हैं वैसे, है ना, देख लेना आप एक बार अच्छे से, फिर भी जो इंपोर्टेंट है या जो न्यूज़ में रहे हैं। देखिए अब आपको कैसे करना है, टाइगर रिजर्व कैसे करना है। एक टाइगर रिजर्व है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है? कान्हा, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, और ये कौन सी स्टेट में लाई करते हैं? मध्य प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो 2 3 4 कितने कितने टाइगर लाए गए थे, और कहाँ पे लाए गए थे, और कौन सी कंट्री से लाए गए थे, अभी उनमें से उनकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कितने मर गए कितने जिंदे हैं। क्लियर बात हुई? टाइगर रिजर्व आपको ऐसे याद करने हैं। एक बार ना सारे टाइगर रिजर्व को आपको नॉर्थ टू साउथ देख लेना है बिल्कुल अच्छे से। जैसे उत्तराखंड में हमारे जिम कॉर्बेट, राजा जी, उत्तराखंड वाले में, है ना। उत्तर प्रदेश में कौन से हैं? दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रायपुर। ये इनके बाद में यहाँ पे ऐसे इनके ईयर दिए हुए हैं बनने के। क्लियर है? तो ये आपको खुद से देख लेना एक बार, है ना, ऐसे वन बाई वन मैं आपको बोल के सुनाऊं, उस चीज़ का कोई बेनिफिट है नहीं। क्लियर बात है? अभी आगे चलते हैं। हाँ अभी बात करते हैं हम एग्रीकल्चर टाइप। ये हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का बेसिकली एक पार्ट है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये इससे क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कई बार आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? इसमें लिमिटेड प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कंज्यूम बाई फार्मर, यानी कि आप ऐसा मान के चलो एक एरिया है, वहां पे वो थोड़ा सी खेती कर रहे हैं, थोड़ी सी खेती, ताकि उनमें उनका पेट भर जाए, है ना, अपना उतना ही काम चला रहे हैं, वो उतनी ही खेती कर रहे हैं, दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फिर उसके बाद आता है झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या हो रहा है? कल्टीवेटेड एंड डेजर्टेड, यानी कि ये कल्टीवेट कर रहे हैं, उसका यूज कर लिया, फिर उसमें आग लगा देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर दोबारा किसी दूसरी जगह पे जाएंगे, वहां पे खेती करेंगे या कुछ भी करेंगे, फिर से उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये आए, जैसे मान के चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया कि फॉरेस्ट एरिया ए, फॉरेस्ट एरिया बी और फॉरेस्ट एरिया सी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ए पे आए, इसको जितना यूटिलाइज कर सकते थे यूटिलाइज किया, फिर इसको डिस्ट्रॉय किया और बी पे शिफ्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। इसको यूटिलाइज किया खेती के लिए, मतलब जगह को साफ किया, यूटिलाइज किया, जब तक इसने इनको प्रोडक्शन दी, इन्होंने ली, लेकिन जैसे उसने प्रोडक्शन देनी बंद की ना, तो ये फिर से उसको ऐसी कंडीशन में बना के जाएंगे ताकि ये 5 या 6 साल बाद दोबारा से प्रोडक्शन देने के लायक कंडीशन में हो जाए, फिर ये बी पे शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है, बी के साथ सेम प्रोसेस करेंगे, फिर सी पे शिफ्ट कर जाएंगे, सी के साथ सेम प्रोसेस करेंगे, तब तक सी कंप्लीट होगा, ए फिर से आ चुका होगा, तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है इनका। क्लियर बात हुई? ऐसा नहीं है कि आग लगाओ और आगे बढ़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। ट्राइब्स जो है ना, अब ये मान के चलो सिर्फ उन्होंने ही अपनी जो फॉरेस्ट के प्रति जिम्मेदारी है ना, मेनली वही निभा रहे हैं बस, बाकी लोग तो हवा में उड़ रहे हैं आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे परफॉर्म की जाती है? दैट इज असम, मेघालय एंड मिजोरम। लेकिन अभी आपको बताना है ना, ये कोस्टल या पेनिनसुलर इंडिया में भी प्रैक्टिस की जाती है, 1-2 स्टेट में। आपको बताना है कि वो कौन कौन सी स्टेट है, ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम कौन सी हुई है? तो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हुई। यहाँ से तो आप कोई भी बता दोगे, क्योंकि मैक्सिमम मेरे ट्राइब का ही है, मैक्सिमम का कंप्लीटली ट्राइब्स रहती है वहाँ। लेकिन क्वेश्चन में अगर उसने पूछ लिया आपके पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि जो प्लेन वाला पार्ट है, पहाड़ों से नीचे उतर के आओगे जब, वहाँ पे भी प्रैक्टिस की जाती है 1-2 स्टेट में ये, लेकिन थोड़े लो लेवल पे की जाती है। लो लेवल पे क्यों की जाती है? क्योंकि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है ना, उसका एग्जिस्टेंस है, लाई करता है, तो उन्होंने इस प्रैक्टिस को कम कर दिया है बहुत। लेकिन जो माउंटेन वाला रीजन है ना, एकदम रिमोट एरिया, वहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी इतने बड़े लेवल पे नहीं एग्जिस्टेंस करती, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करेंगे एक्सटेंसिव फार्मिंग, दैट इज लिमिटेड प्रोडक्शन इन लार्ज एरिया, ठीक है, पर एकड़ यील्ड इज लेस, मशीन आर यूज, ठीक है। इसमें ऐसा है भाई, आपके पास जगह है बहुत सारी, इतनी सॉरी 500 600 1000 बीघे जमीन है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। आपने क्या किया, जाके ऐसे ऐसे उसमें जो भी आपके सीड्स हैं ऐसे फैला दिए कि भाई जितना होगा हो जाएगा, बाकी नहीं होगा तो नहीं होगा, बात खत्म। तो लिमिटेड प्रोडक्शन हुआ, लेकिन लार्ज एरिया में हुआ। लार्ज एरिया देख रहे हो ना, बड़ी जमीन थी, लेकिन प्रोडक्शन लिमिटेड क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस पर ऐसा कोई खास एड सच ज़्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है। पर एकड़ यील्ड इज लेस, पर एकड़ तो यील्ड मतलब हर एकड़ के हिसाब से जो आपने प्रोडक्शन लिया वो तो लेस है, लेकिन मशीन यूज हुई है क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह है, आपने मशीन यूज की, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक होती है हमारी इंटेंसिव फार्मिंग, ये इंपॉर्टेंट। इंटेंसिव फार्मिंग मीन्स लार्ज प्रोडक्शन इन लिमिटेड एरिया। अब इसका बिल्कुल उलट कर दो, इंटेंसिव फार्मिंग में आपको कहाँ का देखने को मिलेगी? यूपी में पहुंच जाओ, वेस्ट बंगाल में पहुंच जाओ, पंजाब में पहुंच जाओ, हरियाणा में पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि लार्ज प्रोडक्शन तो लेना इनकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि इनके पास लिमिटेड एरिया है ना। ये हरियाणा पंजाब को एक बार अगर थोड़ा साइड भी करें तो यूपी वाला एरिया, बिहार वाला एरिया क्या है भाई? लिमिटेड एरिया है, पॉपुलेशन बहुत 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 ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या होंगे? मैनुअल लेबर यूज करो, है ना। जैसे राइस लगाने हैं, धान लगानी है तो लगा दिए मजदूर, करो। अब उससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है तो क्या करेंगे? उस पर हर तरह के हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे, हर तरह की अवेलेबल जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास हम सारी यूज करेंगे। तो क्या हुआ, हमारे पास प्रोडक्शन तो हमने हाई ले लिया लेकिन लिमिटेड एरिया था। और बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं बिजनेस टाइप के लिए, है ना, इंटेंसिव फार्मिंग, जो सिर्फ इसलिए नहीं की जा रही कि आपका पेट भर जाए, जैसे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग इसलिए की जा रही थी लेकिन कि आपका पेट भर जाए। लेकिन जो इंटेंसिव फार्मिंग है वो इसलिए की जा रही है कि भाई पेट तो भरे भरे, साथ में जेब भी भरे। जेब भी भरे इन द सेंस ये हमारा प्रोफेशन है, प्रोफेशनल फार्मिंग, ठीक है, कि हम कोई जॉब वगैरह नहीं करते, हमारा यही काम करना जॉब है। ये भी आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अभी क्लियर हुआ एग्रीकल्चर टाइप कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। अभी कैसे कैसे होते हैं वो आपको अच्छे से समझा है। अभी आपको खुद से बैठ के सोचना है कि भाई झूम शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो आपको ढूंढना ही है, साथ में ये भी ढूंढना है कि भाई एक्सटेंसिव फार्मिंग कहाँ होती है, और साथ के साथ में आपका अपने दिमाग को दौड़ाना है इंडिया से बाहर तक भी कि विदेशों में कौन सी टाइप की फार्मिंग होती है। इंटेंसिव तो मस्ट है, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिव तो मस्ट करेंगे, वो भूखे थोड़ी मर रहे हैं, उनको चाहिए एज अ जॉब की तरह लेते हैं उसको। लेकिन इनमें से कौन से टाइप की कर रहे हैं? वो एक्सटेंसिव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें क्लियर हुई बात। अभी बात करते हैं मिनरल्स वाली। मिनरल्स इन द सेंस कि कोल, सबसे पहले बात करते हैं कोल की। कोल रिजर्व देखिए, ये मैप में जो आप देख पा रहे हैं ना, जो डार्क एरिया है ना वहां पे आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा, और जो लाइट होता जा रहा है वहां पे लेस प्रोडक्शन मिलेगा। किसका? कोल का। कोल की अगर हम बात करें, कोल बेसिकली होता है 4 टाइप का, दैट इज पीट, ये पीट, इसमें 40% कार्बन है। देखिए जितने परसेंट कार्बन, कार्बन जितना ज्यादा होगा ना, कोल की क्वालिटी उतनी बेहतर होगी। क्लियर बात हुई। तो पीट में 40% कार्बन है, यानी कि लेस देन 50% है, तो अच्छा तो उसको बिल्कुल नहीं बोल सकते। कंटेन मैक्सिमम मॉइस्चर, नमी है इसमें। अब कोयले में ही नमी है तो वो अच्छा कैसे होगा? जलाएंगे तो उसको धुआं ज्यादा देगा वो, और एनर्जी कम देगा। लोवेस्ट क्वालिटी कोल, इसको सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का कोल माना जाए क्योंकि 40% कार्बन है वैसे भी और मॉइस्चर प्रेजेंट है। लोवेस्ट क्वालिटी कोल व्हेन इट हीटेड इट इज कन्वर्टेड टू लिग्नाइट कोल ओवर टाइम। हाँ देखो, इससे आपको एक चीज याद आनी चाहिए, आपके दिमाग में रॉक साइकिल याद आ रहा है आपको? रॉक साइकिल, है ना, कि भाई जब एक पर्टिकुलर टाइप के रॉक पे हम क्या करते थे, हीट और प्रेशर अप्लाई करते थे, वो तो वो उसकी कंडीशन बदल के दूसरे रॉक की जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स या दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो जाता था। सेम चीज अप्लाई हो रही है यहाँ पे कोल के साथ। जो अपना पीट है ना, पीट को जब हम हीटेड करेंगे ना, पीट को हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिग्नाइट में, यानी कि जो कार्बन की इसमें प्रेजेंस 40% थी वो 40 to 60% हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपने गर्म किया ना तो इसका मॉइस्चर लॉस कर दिया आपने। मॉइस्चर लॉस हुआ तो क्या हुआ? क्वालिटी वैसी बढ़ेगी उसकी, कोयले की। क्लियर बात हुई। तो लिग्नाइट कोयल में, लिग्नाइट कोयल हमारा सेकंड नंबर का, 40 to 60% कार्बन, सुपीरियर देन पीट, ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन कोल। ये नाम याद रखना बस, ब्राउन कोल। लिग्नाइट कोल आपको वैसे क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनता है, पीट से बन रहा है। फिर आता है हमारा बिटुमिनस कोल।
बिटुमिनस कोल दैट इज 60 to 80% प्रेजेंस ऑफ क्या कार्बन, ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कोल। ये बस यार नाम याद रखने आपको, है ना। व्हाट इज ब्राउन कोल, व्हाट इज ब्लैक कोल। ब्लैक कोल किसको बोलेंगे, बिटुमिनस को। मोस्ट पॉपुलर फॉर कॉमर्शियल यूज, कॉमर्शियल यूज के लिए यही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि 60 to 80% कार्बन है। इसके अप्रोक्सीमेटली डबल, पीट के डबल क्वांटिटी, डबल लेवल की क्वालिटी स्टैंडर्ड कर रहा है, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे ए क्लास, देखो ए क्लास क्या होती है, A1, समझ आ रहा है। एंथ्रीसाइट दैट इज 90% प्रेजेंस ऑफ कोल, हाईएस्ट क्वालिटी कोल एंड वेरी एक्सपेंसिव। सीधी सी बात है, क्वालिटी है तो एक्सपेंसिव तो होगा ना। रोलेक्स को देख लो। क्लियर बात हुई, कोल के टाइप क्लियर हुए आपको। अभी इसमें आपको क्या देखना है, देखो ये जो है ना हमारा रीजन झारखंड, हाईएस्ट कोल रिजर्व है यहाँ पे झारखंड वाले में। ये मान के चलो पूरे इंडिया का झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वाला रीजन जो है ना, ये रीजन ही 90% के आसपास कंप्लीट कवर कर रहा है हमारे कोल रिजर्व को। कौन सा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड वाला कंबाइंडली। अगर इन तीनों में भी सबसे हाईएस्ट की बात करें दैट इज झारखंड, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देखो झारखंड वाला रीजन अच्छे से, कोल फील्ड कौन कौन से हैं, बोकारो कोल फील्ड, झरिया कोल फील्ड, जयंती कोल फील्ड, ये जितने भी आप देख पा रहे हैं ना छोटे छोटे डार्क स्पॉट, ये सभी क्या हैं, कोल फील्ड्स हैं। देखो ये जितना बड़ा उतना बड़ा कोल फील्ड। बोकारो, बोकारो से रिलेटेड आपने देखा होगा कुछ, एक वेब भी आई थी। क्लियर बात है, झारखंड वाला कोल फील्ड से रिलेटेड चीजें क्लियर हुई। अभी हम बात करते हैं डांस की, क्लासिकल डांस एंड। देखिए एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। देखिए जो हमारे क्लासिकल डांस होते हैं ना, क्लासिकल डांस में हमारे साथ क्या होता है, जो क्लासिकल डांस है ना ये एसोसिएटेड है स्पिरिचुअलिटी के साथ। स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस, आप ऐसे मजे में गाना चला के डीजे पे नहीं नाचते, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, सिर्फ किस चीज के लिए, अपने मजे के लिए नाच रहे हो, या कोई आपके घर पे शादी है या फालतू की चीजें जो भी है, कुछ सेलिब्रेट करने के लिए अगर आप नाच रहे हो ना, तो वो क्लासिकल के अंदर नहीं आता, वो आएगा फोक के अंदर। लेकिन जो हमारे क्लासिकल है ना, वो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के अंदर आते हैं। स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस, किसी एक इसके लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर शैली होगी, एक पर्टिकुलर ड्रेस होगी कि आप इस ड्रेस को पहन के ही, या है ना, और आपको एक पर्टिकुलर स्टेप्स होंगे कि आपको इस तरह के स्टेप कर रहे हो तो आपका ये वाला डांस बन रहा है, इस तरह के कर रहे हो तो ये वाला कर रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी हम जो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया में, मोस्ट ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आपको याद रखनी है 8 की 8 मैप इसलिए आपके साथ, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कथक, कथक आपसे पूछ लेंगे कि भाई कथक कहाँ का है, सतरैया कहाँ का है, मणिपुरी कहाँ का है। तो ऐसे अगर हम कथक की बात करें सो दैट इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ये फॉर्म आप देख पा रहे होंगे, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें सातरिया, दैट इज फ्रॉम असम, ये असम वाला रीजन। मणिपुरी नाम में ही क्लियर है, मणिपुर से। ओडिसी नाम में ही अंदर आ गया, ओडिसी, उड़ीसा। फिर है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। आपसे सीधा सीधा आएगा क्वेश्चन, बस आपको याद होनी चाहिए। फिर आएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला। इनमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है कथक में और कथकली में। कथक है तो उत्तर प्रदेश, कथक के साथ कली लग गया तो केरला में। फिर है मोहिनीअट्टम, दैट इज केरला। केरला के दो हैं, कौन सा, मोहिनीअट्टम और कथकली। और कथक में से कली हटा देंगे तो कथक उत्तर प्रदेश का। ये 8 क्लासिकल डांस फॉर्म हुई इंडिया की। क्लियर हुआ, क्लासिकल डांस किस चीज के लिए बेस होता है, बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फोक डांस की। फोक डांस बेसिकली क्या होते हैं, फोक डांस जो एसोसिएटेड होते हैं वो होते हैं सेलिब्रेटिंग। ये सेलिब्रेटिंग के रिगार्डिंग होते हैं, यानी अगर आपको कुछ सेलिब्रेशन करना है, जैसे क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप मान के चलो फसल पकी आपकी सॉरी, पंजाब में होता है, क्या होता है जब आपकी फसल पक जाती है जनवरी के आसपास, तो एक लोहड़ी पर्व है। लोहड़ी पे वो क्या करते हैं, भंगड़ा करते हैं, गिद्धा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो सेलिब्रेट करते हैं कि हमारी फसल ऐसे पक चुकी है, अब उसको काटने के लिए तैयार है हार्वेस्टिंग के टाइम पे। तो वो किस चीज से रिलेटेड है, दैट इज सेलिब्रेशन, नॉट स्पिरिचुअलिटी। क्लियर बात हुई आपको फोक डांस से रिगार्डिंग। अब मेन फोक डांस कहाँ से है, देखो अगर हम सबसे पहले बात करें जैसे हरियाणा है, हरियाणा के कौन कौन से हैं, झूमर,
फाग, धापा, धामाल, लोर, गुग्गा, खोर, ये हरियाणा के फोक डांस हैं। गोवा के हैं कोली, दिकानी, गोढ़े, जोगार, बहुत सारे हैं। अपनो इनमें से आपको किस किस के मेनली याद करने हैं, तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। इनके तो आपको याद होने ही चाहिए, बाकी के भी ऐसा नहीं कि आप इनको बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे, आपको देख लेने हैं अच्छे से, मतलब पढ़ लेने हैं एक दो बार, ताकि आपको चीज़ें याद आ जाएं देखने के बाद, अगर ऐसे याद नहीं आ रही। लेकिन ये जो है ना अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, क्यों? क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है ना, और ट्राइबल एरिया वैसे ही हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर बात हुई? तो ये फोक डांस आपको याद होने चाहिए। अभी बात करते हैं पोर्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। देखिए अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें ना, तो ये डिवाइड हो गए दो पार्ट में। ये हुए हमारे वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट, ये हुए हमारे ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट। देखिए जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट है ना, इधर ज़्यादा पोर्ट है, क्योंकि इधर जो हमारी डेप्थ है ना सी की, वो ज़्यादा है। इधर डेप्थ ज़्यादा है और इधर डेप्थ कम है, तो पोर्ट ज़्यादा इधर क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता है भाई ज़्यादा डेप्थ है तो सी आराम से एंटर हो सकेंगे, एंटर आराम से इन हो सकेंगे, आराम से आउट हो सकेंगे। क्लियर बात हुई? तो अभी हम वन बाई वन करके इनको अच्छे से रीड करेंगे, एक एक पोर्ट को। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट, दी कोलकाता पोर्ट। देखिए अभी इसमें क्या है, आपको इतने सारे पोर्ट हैं, इनके रिगार्डिंग एक एक बात याद रखना आई थिंक बहुत मुश्किल है ना, और याद करना भी नहीं है एक एक चीज़। आपको इनके रिगार्डिंग क्या चीज़ याद करनी है, एक तो ये याद करना है कि भाई ये एक तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और उनके रिगार्डिंग अगर कोई स्पेशल बात है, जैसे कोलकाता पोर्ट है ना, देखो ये देख पा रहे हो ना, हल्दिया, हल्दिया डिस्ट्रिक्ट कोलकाता पोर्ट, ये रहा। दी कोलकाता पोर्ट ऑफिशियली नोन एज द श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये नाम भी आपको याद रखना है। जरूरी नहीं कि वो आपसे कोलकाता पोर्ट ही पूछें, वो पूछ लेंगे श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, आप हो जाओगे गोल अगर आपको ये नहीं पता। इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, दी कोलकाता पोर्ट इज द ओल्डेस्ट इन द कंट्री, इंडिया में ओल्डेस्ट है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंस्ट्रक्टेड इट एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ट्रेनिंग ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने क्या करता आपको पता होगा, बंगाल वाला रीजन जो था पहले कैपिटल था इधर, इसमें ये वाला बांग्लादेश वाला रीजन सारा कवर था, ये उनकी कैपिटल थी। अब कैपिटल थी तो उनको पोर्ट तो चाहिए ना, तो सबसे पहले पोर्ट उन्होंने यही बना दिया, ताकि यहाँ ईजिली मूवमेंट कर सकें, वो अपने सैनिकों का आ सकें, ला सकें, यहाँ से लूट के दूर भेज सकें, मंगा सकें, वो सब चीज़ें, ठीक है। अमंग द 12th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज द ओनली रिवरियन पोर्ट, ये बात आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, रिवरियन पोर्ट है ना, नॉट ओशियन पोर्ट। रिवरियन पोर्ट क्या होता है, जो किसी नदी के मुहाने पे बना हो, मुहाने इन द सेंस नदी ने इधर से नदी आई और इसने अपना बहुत बड़ा ऐसे कैचमेंट एरिया या एक तरह से बहुत बड़ा इसने एरिया बना लिया, तो वहाँ पे इसलिए इस लायक डेप्थ है कि हम एक पोर्ट बना सकें, ठीक है। तो रिवरियन पोर्ट उसको बोलते हैं जो किसी नदी के मुहाने पे होगा, ना कि ओशन के, जैसे बाकी सारे पोर्ट क्या है ओशन के रिगार्डिंग, है ना, डायरेक्ट ओशन से आ रहे हैं, लेकिन ये रिवर के मुहाने पे। क्लियर? दिस पोर्ट हैज ए ट्विन डॉक सिस्टम, इसकी कोई जरूरत नहीं आपको याद रखने की, बस लेकिन लिखना पड़ता है ना। ईस्टर्न बैंक ऑफ रिवर हुगली, इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट इजेंशनल पोर्ट इन इंडिया एंड इट इज अ मेजर एक्सपोर्ट, ये याद रखना है, मेजर एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, लेदर, कोल, कॉपर, स्टील एंड टी। देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जब हम पढ़ेंगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें लगभग सभी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो चीजें कॉमन है ना सब में, उसको याद नहीं करना। जैसे आयरन ओर, है ना, कोल, स्टील, मान के चल रहे हैं कि ये कॉमन है भाई, सब में आ रही है, तो इनको याद मत करो, जो इसमें पर्टिकुलर है सिर्फ उसको याद कर लो। इनको कहीं पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे आपने ऐसे लिख ली कहीं, और इनका आगे लिख दो ऑल, कि भाई ये तो सारे पोर्ट ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वहां से क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, तो इन्हें पूछेगा क्योंकि सभी कर रहे हैं, कैसे पूछे भाई, किसी एक को आप कैसे मार्क कर सकते हो कि सिर्फ यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है ये पर्टिकुलर थिंग। लेकिन जो चीज़ कॉमन नहीं है, जो सिर्फ ये पर्टिकुलर पोर्ट या कोई और दूसरा पोर्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहा है, उसको आपको याद रखना है, वो हुआ उसका प्लस पॉइंट, या वहीं से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज पारादीप पोर्ट। कहाँ पे आपको स्टेट भी याद रखने, देखो ये उड़ीसा है, दैट इज पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड एट द जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, द ओनली मेजर पोर्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। इट इज कंस्ट्रक्टेड एट द
कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर महानदी एंड द बे ऑफ बंगाल। महानदी रिवर ने ऐसे जगह बनाई, देखो ये देख पा रहे हो ना अभी, ये ऐसे करके जो आप देख पा रहे हो ना ये जगह, ये क्या हुआ, रिवर कौन सी है, महानदी, महानदी के मुहाने पे, और बे ऑफ बंगाल, यानी कि इसका मतलब होता है जब नदी समुद्र से जाके मिलती है ना, जो वहां पे जो वो क्रिएट करती है चीजों को, उसे बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर, महानदी, उस पर बना है कौन सा, पारादीप पोर्ट, उड़ीसा स्टेट में। बस ये याद रखना है। इन 1966 इट वाज डिक्लेयर्ड द 8th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, कोई जरूरत नहीं याद रखने की, एंड इट वाज द फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट, ये बात याद रखनी है बस कि ये फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टू बी कमीशनड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये बात याद रखनी है कि इंडिपेंडेंस के बाद में ईस्टर्न कोस्ट पे कमीशन होने वाला ये पहला पोर्ट था, पारादीप पोर्ट। अभी ये क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आयरन और एंड कोल आर द कंपोनेंट्स दैट आर मेजरली ट्रांसपोर्ट एट दिस पोर्ट। भाई आयरन और कर रहे हैं और कोल कर रहे हैं। क्लियर बात हुई पारादीप पोर्ट के बारे में। अभी नेक्स्ट बात करते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हम ईस्टर्न साइड वाले पोर्टों की बात करें, ठीक है, इसलिए हमने जो भी डाटा लिखा है ना वो अपने राइट हैंड साइड में या ईस्ट साइड में लिखा है। विशाखापट्टनम पोर्ट आल्सो नोन एज द विजाग पोर्ट, ये भी याद रखना आपको, विजाग पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट का दूसरा नाम है विजाग पोर्ट, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, इसकी कैपिटल है अमरावती। इट इज बिटवीन द चेन्नई पोर्ट एंड कोलकाता पोर्ट, सही है, इसके नीचे कहीं चेन्नई पोर्ट है, ऊपर कोलकाता पोर्ट है। इट इज अ नेचुरल हार्बर पोर्ट एंड वन ऑफ द कंट्रीज ओल्डेस्ट पोर्ट। क्या है, नेचुरल हार्बर है, यानी कि यहाँ नेचर ने ही ऐसी कंडीशन दी है। हार्बर होता है वो जगह जो पानी में ऐसे होता है। आपने देखा होगा ना मूवी वगैरह में सीन की, ऐसे रिवर आती है, सॉरी शिप आती है और यहाँ पे ऐसे लग के खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसने नेचुरली वो जगह बनाई हुई है, इतना गहरा है ये नेचुरली तरीके से कि नेचुरल हार्बर जैसी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, और ये ओल्डेस्ट में से एक है। इट इज द मोस्ट परफॉर्म एंड सेफेस्ट लैंडलॉक पोर्ट इन द इंडिया, ये पूछ लेंगे आपसे, ये बात याद रखनी है कि ये मोस्ट सेफेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है इंडिया का, क्योंकि ये लैंड के अंदर आ रहा है ऐसे ऐसे। इससे क्या हो रहा है, जो ओशियन की टाइड है, वेव्स हैं या सुनामी वगैरह है ना, तो उससे ये पोर्ट सेफ रहता है, डायरेक्ट खुले समुद्र में नहीं है ये। क्लियर है। रिगार्डिंग कार्गो हैंडलिंग, विभाग पोर्ट इज सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन द कंट्री, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है कार्गो हैंडलिंग वाले कंडीशन में। क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, आयरन और ऑयल, कोल, एल्यूमिनियम एंड फ्लीट्स आर सम ऑफ द मेजर गुड्स विच आर ट्रांसपोर्टेड इन द वाइज पोर्ट। मोस्ट ऑफ द आयरन एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्रीज हैंडल्ड हियर। देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई, क्या, मोस्ट ऑफ द आयरन एक्सपोर्ट, आयरन का मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट जो है ना, ये पर्टिकुलर पोर्ट हैंडल कर रहा है इसको, दैट इज विशाखापट्टनम पोर्ट। क्लियर बात हुई। नेक्स्ट इज कामराजार पोर्ट। ये क्या है, बहुत अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कंडीशन ऐसी होगी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कामराजाट पोर्ट फॉर्मली द एन्नोर पोर्ट, इसको एन्नोर पोर्ट ही बोलते हैं। इट इज द फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट इन इंडिया, फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट है इंडिया का, याद रखना है, एंड द ओनली कॉर्पोरेटराइज मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट वाज डिक्लेयर्ड 12th मेजर पोर्ट ऑफ द कंट्री। दिस पोर्ट इज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन 67% ऑफ इट्स स्टेक। क्या याद रखना है कि ये क्या है, रजिस्टर्ड है एज अ पब्लिक कंपनी, रजिस्टर्ड है वाला पोर्ट। कौन सी स्टेट में कवर कर रहा है ये, देखो ये तमिलनाडु में। ठीक है, coal is being transported at a large scale in Kamran port, Kamarajar port. It also deal with iron ore, petroleum products, etc. ये तो देखो, ये तो सब सेम है, सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या याद रखना है, लार्ज स्केल पे क्या कर रहा है, ये कोल को कर रहा है। अगर आपसे ऑप्शन में पूछ लेना कि कोल प्रोडक्शन में कौन सा ज्यादा कर रहा है या किसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, तो आप कामराजार को मार्क करेंगे, क्योंकि बाकी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये लार्ज स्केल पे इस चीज को पोर्ट कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि ये किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए ही ज्यादा डेडिकेटेड है। क्लियर हुई बात। अभी हम बात करते हैं चेन्नई पोर्ट। कहाँ पे है चेन्नई पोर्ट, ये कामराजार पोर्ट था, उसके नीचे है चेन्नई पोर्ट, इन दोनों के बीच में 24 किलोमीटर समथिंग डिफरेंस है, डिस्टेंस है। तो चेन्नई पोर्ट अर्लियर नोन एज मद्रास पोर्ट, पहले मद्रास, जब इसका नाम मद्रास था तो मद्रास बोलते थे, अभी चेन्नई पोर्ट। इज द सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन द कंट्री एंड इज क्रेडिटेड एज द लार्जेस्ट पोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल। ये याद रखना कि भाई ईस्ट साइड का लार्जेस्ट कौन सा है, बे ऑफ बंगाल का, that is Chennai port, largest port in the Bay of Bengal. It is an artificial port है. It was opened in 1881 which make it is the third oldest port in India.
इन 1983 इट वाज मेड द फर्स्ट डेडिकेटेड कंटेनर टर्मिनल इन इंडिया। 1983 में इसे डेडिकेटेड कर दिया गया टर्मिनल कंटेनर के लिए, ठीक है। गुड्स सच एज ऑटोमोबाइल्स, देखो ऑटोमोबाइल्स अब तक हमने कहीं नहीं पढ़ा, जितने भी ऊपर के पढ़े, आयरन ओर पढ़ा है, कोल पढ़ा है, ग्रेनाइट नहीं पढ़ा, पेट्रोलियम पढ़ा है, प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स नहीं पढ़े, आर ट्रेडेड ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ दिस पोर्ट, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए चेन्नई पोर्ट की स्पेशलिटी क्या है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में बेसिकली कौन सी है? एक तो फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम नहीं, फर्टिलाइजर्स, ऑटोमोबाइल्स और ग्रेनाइट, ये तीन याद रख लो बस, बाकी तो सभी कर रहे हैं। इन तीन चीजों में ये लार्ज स्केल पे ट्रेड करता है। कौन? चेन्नई पोर्ट। क्लियर हुआ? अभी अगर हम बात करेंगे टूटिकोरिन पोर्ट, कहां पे है टूटिकोरिन पोर्ट? ये वाला, अब देख रहे हो बिल्कुल नीचे टिप पे है ना। द टूटिकोरिन पोर्ट ऑल्सो नोन एज द VOC चिदम्बरम पोर्ट, VOC चिदम्बरम पोर्ट, लंबा सा नाम है, आप याद कर लेना, देखना जैसे भी होगा ना। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल इन द कंट्री एंड द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन तमिलनाडु, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट यानी कि लार्जेस्ट तो चेन्नई वाला है ही। इट इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट दैट मेनली ट्रेड गुड्स फ्रॉम श्रीलंका, ये बेसिकली श्रीलंका से ट्रेड करने के लिए ही बनाया गया आर्टिफिशियल पोर्ट है। क्लियर बात है। ऑन कंपाइलेशन ऑफ द सेतु समुद्रम शिपिंग प्रोजेक्ट, याद आ रहा है कुछ? अभी हमने जब स्टेट के बारे में बात की थी उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि व्हाट इज सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट क्या है। यहां से ऐसे आर्टिफिशियल कैनाल बना रहे हैं ना ऐसे खुद के, तो क्या होगा, अभी तो सिर्फ ऐसे आती हैं ऐसे श्रीलंका, ये मान लो ये ना श्रीलंका, अभी श्रीलंका कैसे घूम के आ रही है, जब ऐसे जा रही होंगी या थोड़ी देर, लेकिन जब हर एक शिप यहाँ से गुजरेगा तो उसकी सिग्निफिकेंस कितनी बढ़ जाएगी, है ना, एक लार्ज स्केल का पोर्ट बन जाएगा। तो टूटिकोरिन पोर्ट विल बिकम द प्रीमियर पोर्ट ऑफ, ठीक है। दिस पोर्ट इज नोन फॉर इट्स पर्ल फिशरी इन द बे ऑफ बंगाल, ये बात याद रखनी है। पर्ल फिशरी क्या होता है? मछलियों की एक तरह, पर्ल माने मोती है ना, मोती वाली मछली है, उस तरह की कुछ चीजें यहाँ पे स्पेसिफिकली की जाती है बे ऑफ बंगाल से। गुड्स सच एज कोल, ऑयल, शुगर, साल्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एटसेट्रा आर ट्रेडेड एट दिस पोर्ट, ये लेवल इस पोर्ट से ट्रेड किए जाते हैं। क्लियर हुई बात? अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न कोस्ट, देखिए ईस्टर्न कोस्ट वाले हम सभी कर चुके हैं, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट है ना और जो मेजर पोर्ट है वो सभी कर चुके हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं हम वेस्टर्न कोस्ट की। वेस्टर्न कोस्ट में ज्यादा पोर्ट क्यों है? क्योंकि एक तो यहाँ पे ओशन डीप है, ओशन डीप है तो क्या है, डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है शिप को कोस्ट तक पहुंचने का। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कांदला पोर्ट, नोन एज द दीनदयाल पोर्ट, इज लोकेटेड एट द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडलिंग, कांदला पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट, सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल यही वाला पोर्ट कर रहा है, कार्गो हैंडल कौन सा? कांदला पोर्ट, ठीक है। इट ऑल्सो वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट इन द कंट्री, ऑब्वियसली है, जब सब ज्यादा हैंडल कर रहा है तो बिजी हो गई ना। कांदला पोर्ट हैज बीन डिक्लेयर एज ट्रेड फ्री जोन, ये बात आपको याद रखनी। देखिए ट्रेड फ्री जोन क्या होता है, यहाँ पे आप चीजों को अपनी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो कस्टम एजेंसीज होती है ना, उनसे ये ट्रेड जोन फ्री होता है। बस आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो सब चीजें होनी चाहिए, बात खत्म। ऐसे नहीं है कि आपको कस्टम वाले आके जगह जगह ऐसे चेक करेंगे, क्योंकि ये ट्रेड फ्री जोन है। क्लियर हुई बात? फूड ग्रेन्स एंड ऑयल्स आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटी। फूड ग्रेन्स अब तक हमने नहीं सुना, ऑयल तो सुना है, छोड़ो, फूड ग्रेन्स पे मोइन फोकस करो। आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज एट दिस पोर्ट रेस्पेक्टिवली। एडिशनली मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, साल्ट, केमिकल, टेक्सटाइल, ये सभी यहाँ पे आते हैं। अब एक बात बताओ, जब इंडिया का ये लार्जेस्ट है वॉल्यूम के रिगार्डिंग, तो सिंपल सी बात है ना कि भाई सारी चीजें आएंगी यहाँ पे, तो है ना, ऐसी कोई चीज शायद ही हो जो यहाँ पे ना आ रही हो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा है ना इंडिया में, जितना भी सारी पोर्ट ऑफ आ रहा है उनमें सबसे ज्यादा यहाँ आ रहा है, ऊपर से आपने ट्रेड फ्री जोन का रखा है तो और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को कि भाई यहाँ के मुकाबले मान के चलो कोई पर्सन है, ठीक है, उसको वो यहाँ से भी अपनी चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, तो कौन सी चीज़, कौन सी एरिया को ज़्यादा प्रेफर करेगा? जो ट्रेड फ्री होगा, क्योंकि वहाँ पे उसे फालतू के झंझट नहीं झेलने पड़ेंगे ना, तो इसलिए भी इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। कौन सा वाले? कांदला पोर्ट। द नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इज ऑल्सो नोन एज द नावा शेवा पोर्ट, ये भी याद रखना है नाम आपको, नावा शेवा पोर्ट। अभी मैप में ढूंढो कहाँ है नावा शेवा पोर्ट, या नावा शेवा पोर्ट या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन द
रैगे डिस्ट्रिक्ट नवी मुंबई ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लाई करता है। इट इज इंडिया लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट एंड टेक्स अबाउट 56% ऑफ कंटेनर इन द कंट्री। इंडिया के जितने भी कंटेनर आ रहे हैं ना, 100 आ रहे हैं ना अगर इंडिया में डेली कंटेनर, तो उसमें से 56 इस पोर्ट पर आ रहे हैं, दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट सी पोर्ट, ठीक है। गुड्स सच एज टेक्सटाइल, बोनलेस मीट्स, देखो ये हमने नहीं पढ़ा था अब तक, बोनलेस मीट्स, कारपेट्स, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, केमिकल एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय दिस पोर्ट। इस पोर्ट के थ्रू ही सारी चीजें हम सेंड करते हैं, ठीक है। द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडियन रेलवेज लोकेटेड एट दिस पोर्ट। क्या चीज है कि भाई रेलवे ने क्या किया, ऐसे एक कॉरिडोर बिल्कुल फिक्स कर दिया रेलवे ने। देखो ऐसे समझो, रेलवे ने एक पर्टिकुलर लाइन डाल दी कि भाई इस तक, यहाँ तक जाने के लिए हम डेली ट्रेन चलाएंगे। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में कहीं रह रहे हो, आपको कोई चीज़ को एक्सपोर्ट करना है या आपकी कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही है, आपको जल्दी करना है, ठीक है, तो आप कौन सा एरिया चुनोगे या कौन सा तरीका चुनोगे? ऑब्वियसली आप रेलवे चुनोगे ना। क्यों? क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट बात मत पकड़ना। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि भाई डेली दिन में यहाँ से 10 ट्रेन जा रही हैं जो डेडिकेटेड हैं किस चीज़ के लिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के लिए, कि भाई आपका जितना भी सामान है सब ट्रेन में डालो, हम अभी का भी छोड़ के आ रहे हैं, और वो जितनी जल्दी एक्सपोर्ट होगा इंपोर्ट होगा उतनी जल्दी आगे निकल जाएगा। तो जब एक जल्दी अर्ली एक्सेस मिल जाता है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो आप जो चीज़ें ऐसी ना जो लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं रोक सकते, वो खराब हो जाएंगी, उन चीज़ों को भी आप इस पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसको आप कांदला पे नहीं कर सकते, भले ही ट्रेड फ्री जोन है, लेकिन आपने भेज दी, पता लगा 10 दिन की वेटिंग चल रही है भाई, अभी 10 दिन में आपने जैसे मान के चल रही है में आपने क्या भेजा है, बोनलेस मीट भेजा है, तो क्या उसकी कंडीशन सेम रहेगी? जैसी आज है 10 दिन की वेटिंग है, उसके बाद कभी जाके वो लोडेड होगा, उसके बाद कभी जाके शिप होगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के साथ ऐसा नहीं है। किस वजह से नहीं है? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि फ्रिट कॉरिडोर, इसका नाम को याद रखना है, फ्रिट कॉरिडोर जो है ना, वो वेस्टर्न डेडिकेटेड वेस्टर्न वेस्ट के लिए मेनली जो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडियन रेलवे ने कर दिया। इट इज लोकेटेड इन दिस पोर्ट। क्लियर हुई बात? क्या फर्क पड़ता है, कैसे चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना पड़ता है गवर्नमेंट को। क्लियर बात हुई ना अब तक? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट साफ हुआ। अभी बात करते हैं मुंबई पोर्ट। कहाँ है मुंबई पोर्ट? ये मुंबई पोर्ट और बॉम्बे पोर्ट, ये रहा मुंबई पोर्ट। इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, इट इज ए नेचुरल पोर्ट। ये बात आपको याद रखनी, नेचुरल पोर्ट, ये अलग से नहीं बनाना पड़ा, नेचुरल पोर्ट है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया एंड वन ऑफ द कंट्रीज ओल्डेस्ट पोर्ट। लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का और ओल्डेस्ट में से एक है। भाई नेचुरल है तो ऑब्वियसली बात है ओल्डेस्ट ही होगा ना। सबसे ओल्डेस्ट कौन है हमारा? कोलकाता पोर्ट, श्याम प्रसाद मुखर्जी। मुंबई पोर्ट इज द बिजिएस्ट पोर्ट इन द कंट्री, हैंडलिंग अबाउट 1/5 ऑफ द कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट। टोटल एक्सपोर्ट का 1/5 ये अकेला मुंबई पोर्ट संभाल रहा है, ठीक है। जवाहर द्वीप इज एन आइलैंड इन द हार्बर विद 4 जेटीज। जेटीज क्या होता है? जेटीज होती है ये, यहाँ पे सिप आके ऐसे रुकती है, ये वाला एरिया को बोलते हैं जेटी, ठीक है। कोस्ट लाइन फ्रॉम टिडा एंड करंट, टाइड्स एंड करंट, सॉरी टिडा नहीं, टाइड्स एंड करंट। एक लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्ट कर रहा है टाइड्स और करंट से, टू हैंडल क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। अभी देखो एक चीज और यहाँ पे समझने वाली है कि क्या, देखो जैसे हमारे क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो ऐसे हैं कि भाई वो हमें रेगुलर कॉन्टिन्यूटी बेसिस पे चाहिए। हम उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, उसमें हम नहीं वो मतलब एक तरह से हम हैंडल नहीं कर सकते कि भाई 10 दिन के लिए सिप रुके, 15 दिन बाद पेट्रोलियम की दोबारा से क्या होगी, आपके यहाँ आवाजाही शुरू होगी, तो क्या 15-20 दिन तक जितने भी चीज़ें चल रही हैं वो सब ठप पड़ जाएंगी, पूरा देश ठप पड़ जाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया, हमने क्या किया कि भाई एक ऐसे पोर्ट को चुनते हैं जो नेचुरली प्रोटेक्टेड हो टाइड और किससे, करंट से, यानी कि जो ओशियन की जितनी भी डिस्टर्बेंस है ना उससे उसको इफेक्ट ही ना पड़े, एक तरह से वो प्रोटेक्टेड हो ऑटोमेटिकली इन द नेचुरल वे, है ना। तो वो कौन सा पोर्ट है? वो है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट में सारा मामला हैंडल कर लिया, क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम का। तो अब यहाँ पे टाइड आए, करंट आए, कुछ भी आता रहे, इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या हुआ, जो हमारी पेट्रोलियम वाली जो बेसिक नेसेसरी चीज़ें हैं ना, वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के रेगुलर रूप से चलती रहेगी। क्लियर बात हुई कि ये मुंबई पोर्ट इतना सिग्निफिकेंस क्यों है ना। इट हैज़ 3 डॉक फैसिलिटी, प्रिंस, विक्टोरिया एंड इंदिरा। ठीक है, ये इतना खास नहीं है लेकिन याद कर लेना, 3 डॉक फैसिलिटी है। कौन कौन सी? प्रिंसेस, विक्टोरिया एंड इंदिरा। क्लियर बात हुई।
अभी अगर हम बात करेंगे मुरुमगांव पोर्ट, इट्स लोकेटेड इन द एस्चुरीज ऑफ रिवर, ये याद रखनी है। जो मुरुमगांव पोर्ट है ना, पहले तो ये देखो मुरुमगांव पोर्ट कहाँ है, ये है गोवा में, ठीक है। एस्चुरी पे है जो रिवर जुआरी। अभी एक चीज और क्लियर हुई कि भाई एक रिवर जुआरी है जो गोवा में फ्लो करती है, और उसकी एस्चुरी पे, एस्चुरी होती है ऐसे ऐसे करके जो ऐसे उसमें फ्लो करती है ना समुद्र में, एक बड़ा सा एरिया बना लेती है अपना कैचमेंट एरिया टाइप, वो उसे बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, एस्चुरीज, ठीक है, उसे बोलते हैं एस्चुरीज। रिवर जुआरी के एस्चुरीज पे लाइव करता है मुरुमगांव पोर्ट, वन ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ गोवा। ये बेसिकली टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। दिस पोर्ट इज द लीडिंग आयरन और एक्सपोर्ट पोर्ट इन इंडिया। आयरन ओर में लीडिंग पोर्ट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आयरन और गुड्स सच एज कॉटन, मैग्नीज एंड कोकोनट आर हैंडल एट दिस पोर्ट, दैट इज मुरुमगांव पोर्ट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे न्यू मैंगलुरु पोर्ट, कहाँ है तेरा न्यू मैंगलुरु पोर्ट? द न्यू मैंगलोर पोर्ट इज सिचुएटेड एट मैंगलोर इन कर्नाटका, ये कर्नाटक में आ गया उसके नीचे। इट इज लोकेटेड एट द कॉनिफ्लुएंस ऑफ रिवर गुरुपुरा एंड द अरेबियन सी। देखिए कॉनिफ्लुएंस का इन द सेंस, जब नदी समुद्र में जाके मिलती है ना, तो जो उनका मुहाना बनता है उसे बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। It is the country's 7th largest port and the only major port located in Karnataka state. It is also the deepest inner harbor port in India. ये बात important है। It is also the deepest inner harbor port on India's eastern coast. ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न कोस्ट होगा, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एलपीजी, फर्टिलाइजर्स एंड आयरन ओर आर सम ऑफ द प्रोडक्ट हैंडल एट दिस पोर्ट। क्लियर बात हुई, कौन कौन से हैंडल कर रहा है? एलपीजी, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स, आयरन ओर, दोनों क्लियर हुए, मुरुमगांव एंड न्यू मुरुमगांव। उसके बाद बात करते हैं कोचीन पोर्ट, ऑल्सो नोन एज द कोची पोर्ट। ये रहा कोचीन पोर्ट या कोची पोर्ट। इट्स सिचुएटेड बिटवीन विलिंगडन आइलैंड एंड वल्लभप्रभा आइलैंड इन द लेक ऑफ कोची। कोची आइलैंड की दो लेक के बीच में लाई करता है, ठीक है। द इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ऑल्सो नोन एज Vallabhadram terminal, was the first transshipment terminal in India and the largest container shipment facility in the country। क्या चीज है? देखो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, आपने देखा होगा शिप पे ना जब भी सामान ट्रांसपोर्ट होता है वो कंटेनर की शेप में होता है, कंटेनर में भरा जाएगा चाहे कुछ भी हो आपका सामान, ठीक है, गाड़ी से लेकर सुई तक, ऐसे कुछ नहीं आएगा, सब कंटेनर की शेप में जाएगा। तो इंटरनेशनल कंटेनर शिपमेंट जो है ना टर्मिनल बना हुआ है, जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टर है। इंटरनेशनल इन द सेंस, मान के चलो इधर से कोई शिप आया, उसने बोल दिया कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ कोचीन तक ही जाऊंगा, उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, तो वो लेके आया, उसने जो इंटरनेशनल शिपमेंट है ना अपने सारे, वो यहाँ पे अनलोड किए और ऐसे छोड़ दिए। जब फिर कोई दोबारा शिप यहाँ से जाएगा या पीछे से कोई दूसरा शिप यहाँ पे थोड़ी देर के रुकेगा या जो भी कुछ होगा, यहाँ से वो आगे जाएगा ना, तो वो अगर जगह है या मतलब वो मैनेज कर लेंगे, जैसे भी होता है पहले से पता होता है कि इतने शिपमेंट आपको वहाँ से भी उठाने, तो वो वाले शिपमेंट जो है ना वो उस पर लोड कर दी जाएंगे। उसके लिए जो फैसिलिटी बनाई गई ना बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ कोचीन पोर्ट पे ही बनाई गई है। इस बात का सीधा सा ये मतलब है। क्लियर बात है? इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर शिपमेंट फैसिलिटी यहीं पे है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इन द कंट्री एंड ऑल्सो वन ऑफ द शिप बिल्डिंग सेंटर इन द इंडिया। कोचीन शिप बिल्डिंग लिमिटेड, आपने सुना है नाम? डिफेंस के करंट अफेयर जब पढ़ते हैं कि उसमें शिप बनाया एक नया, किसने बनाया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, तो वो यही है, ठीक है। कोचीन एक शिपमेंट भी है, पोर्ट भी चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं इनकी। द कोची पोर्ट मेनली डील्स विद इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कॉफी। देखो ये बेसिकली मसालों के लिए जाना जा रहा है, जैसे स्पेसाइज, कॉफी, टी, साल्ट, फर्टिलाइजर, ये सब यहीं से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज कोचीन। क्लियर हुआ? अभी एक हमारा पोर्ट ब्लेयर ट्रस्ट इन, एक जो हमारा इंडिया है ना इधर नीचे यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर ट्रस्ट इज अ सेपरेट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हिलाई करता है, लोकेटेड ऑन द अंडमान सी। इट इज वन ऑफ द मेजर पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ट्रस्टेड ऑपरेटेड द पोर्ट। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट जो है ना वो ट्रस्ट ऑपरेट्स द पोर्ट, एक ट्रस्ट बनाया हुआ है वो उसको ऑपरेट कर रहा है ऐसे। विद दिस पोर्ट ब्लेयर बिकम द 13th मेजर पोर्ट इन इंडिया एंड द ओनली मेजर पोर्ट इन अंडमान एंड निकोबार। ये क्लियर हुआ, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर बात है?
पोर्ट हमारे क्लियर हुए। अभी हम बात करते हैं नेशनल वाटरवेज। जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं नेशनल वाटरवेज। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा NW1, दैट इज नेशनल वाटरवे 1, कहाँ पे है? गंगा पे है। हल्दिया टू इलाहाबाद देखो कहाँ है, देखो ये गंगा रिवर यहाँ पे है, हल्दिया, ये रहा हल्दिया, और यहाँ से इलाहाबाद तक, ये रहा इलाहाबाद यहाँ तक। ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ तक जो रिवर फ्लो कर रही है, दैट इज NW1 यानी कि नेशनल वाटरवे 1। इसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर। कौन कौन सी स्टेट कवर कर रही है? दैट इज यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। जहाँ जहाँ से रिवर फ्लो कर रही है उन्हें की ये कवर कर रहा है, ठीक है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। अब अगर बात करेंगे नेशनल वाटरवे 2, दैट इज लोकेटेड ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, धुबरी टू सदिया। कहाँ है? धुबरी, देखो ये रहा धुबरी, धुबरी टू सदिया। देखिए अभी इसमें आपका काम क्या है? धुबरी टू सदिया ये आपको देखना है कि कौन कौन सी स्टेट में है, ठीक है। इसकी लेंथ है 891 किलोमीटर। इसमें कौन कौन सी स्टेट कवर हो रही है? दैट इज असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, ठीक है। अब बात करेंगे अगर नेशनल वाटरवे 3, दैट इज वेस्ट कोस्ट कनाल बोलते हैं इसको। ये कोलामा टू कोट्टापुरम तक है, 205 किलोमीटर की है और केरला में लाई करके। देखो ये वाला रीजन देख रहे हैं ना, ये है कोलापुरम टू, अच्छा ये कोट्टापुरम टू कोलम, ऊपर कोट्टापुरम है, नीचे कोलम। 205 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसे लाई कर रहे हैं ये। वहाँ पे कौन सी स्टेट में सर्व कर रहा है? केरला में, ठीक है। अगर नेशनल वाटरवे 4 की बात करें, दैट इज गोदावरी, कृष्णा एंड कैनाल्स। गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी कृष्णा, ये देखो ये आ रहे ना, गोदावरी कृष्णा कनाल्स। काकिंडा टू पुडुचेरी, ये रही एक कोई जगह है, ये रही काकिंडा टू पुडुचेरी, ये लाई करता है ऐसे नेशनल वाटरवे 4। 1078 किलोमीटर यानी कि 1078 किलोमीटर इसकी लेंथ है। स्टेट कौन कौन सी आ रही है इसमें? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यूटी ऑफ पुडुचेरी यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। ये नेशनल वाटरवे 4 के अंडर आ रही है। अब अगर बात करें नेशनल वाटरवे 4, दैट इज ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल PCC, कहाँ पे है नेशनल वाटरवे 5? ये रहा, तालचर से लेकर कहाँ तक है? गोइना खाली तक। गोइना खाली से तालचर तक 588 किलोमीटर। स्टेट है इसमें उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये देखो ये उड़ीसा से वेस्ट बंगाल तक आ रहा है ये वाला रीजन। नेशनल वाटरवे 6 की बात करेंगे अगर, दैट इज बाराक। देखिए बाराक रिवर जो है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिवर, थोड़ी नहीं बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि अभी आपको बताना है कि ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है और कौन सी स्टेट में लाई करती है, ठीक है। लखीपुर टू भांगा, ये अभी प्रोसेस में है, बन रहा है, ठीक है। नेशनल वाटरवे 6 121 किलोमीटर का है। कौन कौन सी स्टेट कवर कर रहा है? दैट इज असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। AMTM है ना, पॉलिटिका कुछ याद आ गया होगा, शेड्यूल 6 से रिलेटेड। AMTM 121 किलोमीटर नेशनल वाटरवे 6, क्लियर हुआ। अभी अगर हम बात करें टोटल लेंथ कितनी है नेशनल वाटरवेज की हमारे, दैट इज 4503 किलोमीटर और टोटल स्टेट्स कवर हो रही है 15th। देखिए नेशनल वाटरवे क्या है, एक बहुत इजी और आप बोल सकते हैं चीपेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का ना, क्योंकि भाई पानी में कोई चीज़ चल रही है उसमें ज़्यादा ज़्यादा क्या ही खर्चा होगा। अगर आप वैसे कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट करोगे सड़क के मुकाबले कितना पोल्यूशन होगा, कितनी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन जो वाटरवेज हैं वो सड़क के मुकाबले बहुत इजी तरीके से और बहुत सेफेस्ट तरीके से आपकी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दें। तो ये आपको 6-7 वाटरवेज याद रखने हैं जो मेन इंपॉर्टेंट थे। और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वे ही है ना, और भी आई थिंक 81 80 ऐसे बहुत सारे बन चुके हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं, अभी इन पे वर्क चल रहा है, ठीक है। और कैनाल क्या होता है? देखिए कैनाल बेसिकली क्या होता है, रिवर 1 रिवर 2। अब अगर हमें इन दोनों रिवर को आपस में लिंक करना है ना, तो क्या करेंगे, इनके बीच से ऐसे एक खड्डा खोद देंगे या एक ऐसे गहरी सी खाई खोद देंगे और इसका पानी इसमें ले आएंगे, इसका पानी इसमें ले आएंगे, तो लिंक हुई ना आपस में। अब कोई रिवर शिप यहाँ से आ रही है, यहाँ से एंटर होकर डायरेक्ट इस रिवर में जा सकती है। लेकिन अगर ये कैनाल नहीं होती तो क्या था, कुछ नहीं, आपस में लिंक ही नहीं कर सकते आप इनको। क्लियर हुई बात? नेशनल वाटरवेज हमारे क्लियर हुए। सो ये थी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड। उम्मीद कर सकते हैं आपकी इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे।
बस आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से कितना ग्रैब कर पाते हो, कितनी चीज़ों को याद रख पाते हो, है ना। तो अच्छे से रिवीजन कीजिए इसका बार बार, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।